हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थर्ड ईयर रोड मैप के बारे में। ये रोड मैप स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बना है जो अभी अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में है एंड फ्यूचर में जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में जाना चाहते हैं। अब इस रोड मैप के अंदर मैं आपको कुछ चेकलिस्ट दे रही हूँ चीज़ों की जो आपको करने की कोशिश करनी है। अब उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बहुत ज़्यादा करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आप स्किप कर दें और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आप एक्स्ट्रा कर दें। तो ऐसे में आप में से हर किसी की एक यूनिक जर्नी होने वाली है, यूनिक स्टोरी होने वाली है। बट कोशिश करनी है कि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है और उनमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट करने की, वो चेकलिस्ट को टिक ऑफ करने की कोशिश करें। अब वीडियो की शुरुआत से पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आप सभी को देना चाहती हूँ कि थर्ड ईयर वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। इनफैक्ट मैं कहूँगी फोर्थ ईयर से भी बेटर टाइम है अपनी प्रोफेशनल करियर में एक लीड लेने का। कोई भी कॉलेज के अंदर अपनी फोर्थ ईयर को, अपने लास्ट ईयर को उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करता जितना एक फोर्थ ईयर स्टूडेंट इंजॉय करता है जिसकी ऑलरेडी प्लेसमेंट लग चुकी होती है, क्योंकि उसके पास अब बहुत ज़्यादा टाइम है ट्रिप्स पे जाने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, संडेज को एक्स्ट्रा सोने के लिए। तो आपको भी उसी चीज़ का एक ड्रीम जो है लेकर चलना है कि फोर्थ ईयर तक हमने अगर थर्ड ईयर में इतनी मेहनत कर ली, फोर्थ ईयर में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अब इस वीडियो को मैंने स्पेसिफिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कोडिंग कर रखी है, स्पेसिफिकली उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स डीएसए को कर रखा है। या तो आपने बहुत बिगिनर लेवल का कर रखा है और आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस करना, या फिर आप उसमें मास्टर कर चुके हैं। दोनों ही केसेस के लिए फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने शायद अभी कोडिंग की बिल्कुल भी शुरुआत नहीं की, आज तक कुछ भी नहीं किया जो मैं चीजें बताने वाली हूं उनमें से, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत बेसिक कोडिंग किया, अभी डीएसए के साथ शुरू नहीं किया। पर सेकंड जो पार्ट होगा वो वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट को भी देखना, बिकॉज अल्टीमेटली करनी तो हमें यही चीजें जो आपको मैं बताऊंगी बाद में, उसके बाद में मुझे यही सभी करना है जो मैं फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड करने वाली हूँ। तो हम इस वीडियो में सेमेस्टर वाइज बात करने वाले हैं, पर सेमेस्टर शुरू होने से पहले एक तो अपना माइंडसेट बना लेते हैं। थर्ड ईयर के लिए जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस साल मेरी जो प्रायोरिटी है वो है मेरी इंटर्नशिप्स एंड माई प्लेसमेंट, क्योंकि ये करियर की बात आ गई है एंड अब फोर्थ ईयर आ गया है जिसमें प्लेसमेंट्स का टाइम है। एंड आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, या तो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस आपके काफी दोस्त होंगे, आपके काफी क्लासमेट्स होंगे, बैचमेट्स होंगे जिनकी इंटर्नशिप्स लगनी शुरू हो जाती है थर्ड ईयर के फर्स्ट मंथ के अंदर ही। तो ऐसे में हमारे लिए भी वही टारगेट होना चाहिए, दैट इज इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट। पहले बात करते हैं अपने फिफ्थ सेमेस्टर की। सबसे पहले फिफ्थ सेमेस्टर आया, उसके अंदर जो पहली चीज मुझे करनी है वो है प्रैक्टिस। अभी तक हमने डीएसए या तो हम ऑनगोइंग है कर रहे हैं या फिर हम ऑलरेडी काफी सारा कर चुके हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को प्रैक्टिस करना। कहां पर प्रैक्टिस करना है? ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वहां पर कोडिंग कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, उनके अंदर मुझे पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने का एक गोल है कि आपकी इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आए या प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आए, वो चाहे ऑन कैंपस आए ऑफ कैंपस आए। वो जब कोडिंग टेस्ट आपका लेंगी या इंटरव्यू आपका लेंगी तो आपके पास स्पेसिफिक टाइम होगा कि 45 मिनट्स के अंदर आपको 2 सवाल सॉल्व करने हैं या 1 घंटे के अंदर आपको 3 सवाल सॉल्व करने हैं। तो आपको पहले से ही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरीके के सवाल कंपनीज पूछती हैं। सेकंड चीज जिसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उस फिक्स टाइम के अंदर कैसे मुझे मैक्सिमम सवालों को सॉल्व करना है। तो कोशिश करनी है प्रैक्टिस करने की। कौन से प्लेटफॉर्म्स पर जाकर प्रैक्टिस करें, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकंड चीज जो हमारी चेकलिस्ट के अंदर आएगी वो होंगे हमारे प्रोजेक्ट्स। वन ऑफ द बेस्ट चीज है अपने रेज्यूमे के अंदर ये दिखाने का कि हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है या हमें रियल टाइम एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी के साथ, कोडिंग के साथ काम करने का। तो अगर आपके पास इंटर्नशिप्स नहीं है रेज्यूमे के अंदर, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी चीज होती है जो आपको शाइन करने का मौका देगी। तो आपको कोशिश करनी है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम करें जिनके अंदर हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर पाएं। इसमें सबसे ईजी और सबसे फास्टेस्ट जिसके आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं वो होती है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं एंड एज कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज इट इज़ फेयरली ईजियर। तो इसके बारे में एक डेडिकेटेड रोड मैप बनाया हुआ है, हम उसको जाकर देख सकते हैं। नहीं तो हम ऐप डेवलपमेंट जैसी चीज़ भी देख सकते हैं, हम ब्लॉकचेन भी देख सकते हैं, हम AI/ML भी देख सकते हैं। जो भी आपको सूट करे और जितना आपके पास टाइम बचा हो, जितनी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो टाइम की, उस हिसाब से आप अपनी टेक्नोलॉजी को चूज कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। किस तरीके के प्रोजेक्ट आपको रिज्यूमे के अंदर डालने चाहिए उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी जाकर हम देख सकते हैं।
थर्ड चीज जो हमारी चेकलिस्ट में आएगी वो होंगी हमारी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स। दो प्रोफेशनल प्रोफाइल सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर हम एक रेज्यूमे की बात करें, उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारी गिटहब प्रोफाइल, सेकंड आ जाती है हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल। गिटहब के ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर रहे होते हैं, ओपन सोर्स कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कोलैबोरेट कर रहे होते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो कोशिश करिए सेमेस्टर में आप अपने गिटहब को थोड़ा सा एक्टिव करें। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता गिटहब क्या होता है, तो गिटहब को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे फेसबुक होता है, जैसे इंस्टाग्राम होता है, उसके ऊपर हम अपने अपडेट्स करते हैं पर्सनल लाइफ के, तो वैसे ही गिटहब होता है जिसके ऊपर प्रोफेशनल चीजें हम डाल सकते हैं, प्लस अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। हमारे रिक्रूटर डायरेक्टली वहां पर जाकर देख सकता है और हम दूसरों के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, दूसरे लोग हमारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। तो गिटहब प्रोफाइल और वहां पर एक्टिव होना मैटर करता है। और आपकी एक अच्छी प्रोफाइल है तो वो डेफिनेटली रिक्रूटर अप्रिशिएट ही करेगा, इंटरव्यूअर अप्रिशिएट ही करेगा। सेकंड प्रोफाइल जो मैटर करती है वो होती है लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन में ऐसा नहीं है कि आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, फॉलोअर बढ़ाना इज नॉट द टारगेट। लिंक्डइन के ऊपर जो जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो जो आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, जो जो आपको स्किल्स आती हैं, वो सारी चीजें बस आपको लिस्ट करनी है और कनेक्शंस बनाने हैं लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन जो आपको हेल्प कर सके। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं अपनी फील्ड में, जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं उस कंपनी के अंदर, वो रिक्रूटर्स हो सकते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्शंस बनाने हैं जो आपको अपनी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर और ज्यादा हेल्प कर पाए, आगे जाकर आपको रेफरल्स दे पाए अपनी कंपनी के अंदर। तो अच्छे से इन प्रोफाइल्स को बिल्ड करना है और इनको अपने रेज्यूमे के अंदर डालना है। एंड फोर्थ चीज जो हमारी चेकलिस्ट में आएगी वो है कि अगर आपकी ऑलरेडी इंटर्नशिप लग जाती है इस सेमेस्टर के अंदर, मतलब जल्दी आपकी इंटर्नशिप लग गई है एंड डेफिनेटली आपने मेहनत की थी, अगर लग गई है तो अभी इस टाइम को यूज करना है चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। क्या क्या एक्सप्लोर करना है? आप ओपन सोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप ब्लॉकचेन एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप वेब 3.0 एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप AI/ML एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जब भी चीजों को एक्सप्लोर करें, ये जरूर ध्यान रखना है कि उन टेक्नोलॉजीज में कुछ ना कुछ हम प्रोजेक्ट बना लें ताकि वो रेज्यूमे के अंदर हम पुट इन कर पाए। सिर्फ हम अपने पर्सनल टाइम पर चीजें एक्सप्लोर करेंगे, वो रिक्रूटर को नहीं दिखाता, इंटरव्यूअर को नहीं दिखाएगा आगे जाकर कि हमें वो चीजें आती हैं या हमने एक्सप्लोर किया है, तब दिखाएगा जब हम उस पर प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो ये तो 4 चीजें थी जिनको हमें एक्टिवली करना है। पर इसके साथ साथ अगर हमारी इंटर्नशिप नहीं लगी है तो पैरेलली 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर दोनों के अंदर हमें पैरेलली इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते रहना है। ऑफ कैंपस कैसे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी जाकर हम देख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर के अंदर सबसे पहली चीज जिस पर हमें ध्यान देना है वो है हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो बार बार इंटरव्यूज के अंदर इंटरव्यूज पूछ लेते हैं। इनमें से ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स ऐसा एक सब्जेक्ट होगा जिसको ऑलरेडी आप कोडिंग के अंदर कवर कर चुके होंगे। अगर हमें डीएसए आता है तो डेफिनेटली उस लैंग्वेज के अंदर हमने ऊप्स को भी पढ़ा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं, या फिर आप C++ या जावा में कोड करते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, उसको जाकर हम देख सकते हैं। और ऊप्स के अलावा 3 मेन थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारे पास DBMS, दूसरा होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड तीसरा होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। इन तीनों के प्लेसमेंट ओरिएंटेड नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको बनाकर दिए हुए हैं इन वीडियोस के अंदर, जिनको जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप भी डेडिकेटेडली आपके इंटरव्यूज आ गए हैं तो डेफिनेटली इनको पढ़िए, पहले से ही अपने नोट्स को प्रिपेयर करके रखिए ताकि जब आपकी इंटरव्यू की डेट आ जाए तो उस टाइम पर हमारे लिए चीज़ें हासिल फ्री हो जाएं, हमें प्रॉब्लम ना हो रही हो अपने नोट्स ढूंढने में। सेकंड चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना है 6th सेमेस्टर के अंदर वो है हमारा रेज्यूमे। अब रेज्यूमे वो शीट ऑफ पेपर है जिसके अंदर हम अपनी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट सारी चीज़ें लिखकर एक कंपनी के अंदर अप्लाई करने के लिए देते हैं और फिर वो उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करके हमारे इंटरव्यूज़ के लिए हमें बुलाते हैं। अब रेज्यूमे बहुत ही अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। रेज्यूमे को कैसे डिटेल में प्रिपेयर करना है, किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, इनके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। प्लस मैंने अपना खुद का रेज्यूमे शेयर किया हुआ है जो मेरा कॉलेज के अंदर रेज्यूमे था, व्हिच वाज शॉर्टलिस्टेड इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड Amazon। तो किस किस तरीके से आप अपने रेज्यूमे को बना सकते हैं, क्या क्या उसमें चीजें मेंशन करनी है, कौन सी चीज ऊपर आनी चाहिए, कौन सी नीचे आनी चाहिए, वो सारी चीजें बताई हुई हैं। उन वीडियोस को जाकर हम देख सकते हैं अगर हम रेज्यूमे को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे नहीं सोचना कि कंपनी परसों आ रही है तो मैं आज ही बैठूंगा अपने रेज्यूमे बनाने के लिए। रेज्यूमे आपके पास पहले से होना चाहिए क्योंकि आपको अपने 3rd ईयर के अंदर पैरेलली इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है, तो उस केस में अपने रेज्यूमे को हमेशा हमें अपडेटेड रखना है। तीसरी चीज चेकलिस्ट के अंदर है ओपन सोर्स प्रोग्राम्स। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपकी इंटर्नशिप्स नहीं लगी हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के लिए। इनमें से सबसे फेमस है गूगल समर ऑफ कोड विच इज GSOC। GSOC के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। GSOC के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और फिर अगर आप इसके अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक कुछ अमाउंट भी मिल रही होती है, प्लस आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी कर लेंगे और वो इंटर्नशिप जितना ही काउंट होता है एक रेज्यूमे के अंदर। तो अगर आपकी इंटर्नशिप्स नहीं लगी हैं किसी अच्छी कंपनी के अंदर तो आप
GSOC के लिए, ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ विमेन बेस्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो इफ़ यूर अ गर्ल हु इज स्टडिंग इन थर्ड ईयर, आप आउटरीच जैसे प्रोग्राम के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो हमारी चेकलिस्ट के अंदर आती है, एंड मैं कहूँगी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जो हम DSA सीख रहे थे और जो हम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखना है। चाहे आप वीकेंड पे करें, चाहे आप रोज रात में 9 बजे का, 9:30 बजे का, 10 बजे का कॉन्टेस्ट करें, पर अपनी प्रैक्टिस को चालू रखना है। हम अपने DSA के कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूल सकते, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए, जब भी हम बड़ी MNCs की बात करते हैं। तो ये तो हो गई 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर की कहानी। इसके बाद आपकी समर वेकेशन आएगी। समर वेकेशन के अंदर आप 2 केसेस में हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि अभी तक आपकी इंटर्नशिप नहीं लगी है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी किसी कंपनी में इंटर्नशिप लग गई है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि अभी तक मेरी इंटर्नशिप ही नहीं लगी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि उसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक तरीके से आप इसको एडेड अपॉर्चुनिटी की तरह सोच सकते हैं कि इंटर्नशिप नहीं लगी पर प्लेसमेंट की तैयारी के लिए मुझे और ज्यादा टाइम मिल गया एज कंपेयर टू समबडी जिसकी इंटर्नशिप लग गई है। तो इस टाइम को खोना नहीं है, इस टाइम को गंवाना नहीं है, इसमें बहुत अच्छे से और ज्यादा जी जान लगाकर मुझे चीजें प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। तो जिन स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप नहीं लगी है उनके लिए तो एक ही एडवाइस है कि डेडिकेटेडली अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर लें, और इस तरीके से तैयारी करें कि फर्स्ट या सेकंड मंथ के अंदर हम अगर ऑन कैंपस कंपनी आ रही है, नहीं तो ऑफ कैंपस कंपनीज को फोड़ ही दें। तो क्या तैयारी करनी है? ऑब्वियसली अपने DSA आपने जो किया है उसको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रोजेक्ट्स आई होप आपने बना लिए होंगे थर्ड ईयर के अंदर। अपने रेज्यूमे को और ज्यादा बेटर करना है। आप कोशिश कर सकते हैं कम्पिटिटिव कोडिंग करें और कम्पिटिटिव कोडिंग में अच्छी रैंक लेकर आए जो आपके रेज्यूमे को और ज्यादा बेटर बना दे। बेसिकली अगर रेज्यूमे के अंदर इंटर्नशिप आपकी एक अच्छी चीज की तरह मानी जाती है और अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे तो उसको मैचअप करने के लिए आपको किसी दूसरे एरिया में एक्सेल करना पड़ेगा। कैसे एक्सेल करेंगे? कंपेटिटिव कोडिंग के अंदर अच्छी रैंक ला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें हेल्प करेंगी हमारा रेज्यूमे प्लेसमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट कराने में। दूसरा केस उन स्टूडेंट्स का होगा जिनकी इंटर्नशिप लग गई है, तो उनके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पहला कि अगर वो कंपनी आपको PPO देती है, PPO यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर, कि आपका प्लेसमेंट का अलग से इंटरव्यू या कुछ ऐसा अलग से प्रोसेस नहीं होगा, डायरेक्टली आपको इंटर्नशिप के बाद प्लेसमेंट मिल जाएगी, वहीं पर जॉब मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं वहां पर PPO लेना तो उसके लिए कोशिश करें, और नहीं भी चाहते तो भी मैं एडवाइस करूंगी कि PPO को खोना नहीं है। आप अच्छी मेहनत करिए, अपनी इंटर्नशिप के अंदर अच्छा अपना रिव्यू लेकर आइए और कोशिश करिए PPO आपको मिल ही जाए। तो PPO लेने की कोशिश करनी है, पर उसके साथ साथ अपनी DSA की तैयारी और प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई भी कंपनी मतलब कभी भी एक इंटर्न को 100% श्योरिटी नहीं होती कि उसे PPO मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मेरे बैचमेट्स थे कुछ कंपनीज के अंदर जिन्होंने काफी मेहनत करी, पर उन कंपनीज का टारगेट ही नहीं था उतने लोगों को PPO देना। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कभी कभी लोगों के साथ। तो हमेशा अपनी DSA की तैयारी को बैकएंड में चालू रखना है एंड बहुत ज्यादा एक्टिव रखना है। तो 2 चीजों पर साथ के साथ काम करना है। एक तो दिन में आप इंटर्नशिप के ऊपर काम कर सकते हैं, PPO लाने में वो आपको हेल्प करेगा, साथ के साथ शाम में आकर या वीकेंड्स पर अपनी DSA की प्रैक्टिस को चालू रखना है। अब ये तो केस हो गया उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने ऑलरेडी DSA कर रखा था। सेकंड पार्ट में मैं बता देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कोडिंग के अंदर कुछ नहीं किया या DSA को बहुत कम एक्सप्लोर किया है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती हैं इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट के लिए। पहला आपका DSA, दूसरे आपके प्रोजेक्ट्स। DSA से स्टैंडर्डाइज जो प्रोसीजर होता है उसको आप क्लियर कर पाएंगे। जितना ज्यादा DSA करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है DSA के अंदर, उतना ज्यादा अपने कोडिंग राउंड्स को आप क्लियर कर पाएंगे, उतना ज्यादा इंटरव्यूज को बेटर क्लियर कर पाएंगे। और प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने में हेल्प करेंगे। प्लस ये दिखाता है रिक्रूटर या इंटरव्यूअर को कि आपने किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर काम किया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने DSA प्रैक्टिस कर लिया, सवाल सॉल्व कर लिए, आपने एक्चुअली अपनी कोडिंग की स्किल को यूज करके कुछ बिल्ड किया है। तो 2 चीजों पर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है अपने थर्ड ईयर के अंदर। पहला तो कि आप कोई लैंग्वेज सीखें, कोशिश करिए आप C++ या जावा के साथ चले जाएं। जावा के अंदर ऑलरेडी एक ऑनगोइंग प्लेलिस्ट है जो अभी बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। C++ की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर। आप पेड ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर अल्फा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। किसी भी एक लैंग्वेज को चूज करना है, आप पाइथन भी चूज कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस करूंगी C++ या जावा के साथ जाइए। एक बार आपने कर लिया तो उसमें DSA पर स्ट्रॉन्ग कमांड पाइए, प्रैक्टिस करिए कोडिंग कॉन्टेस्ट के अंदर। लिंक आपको दे दिया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज जिस पर ध्यान देना है वो है हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके आपको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए या किस तरीके के प्रोजेक्ट्स रेज्यूमे के अंदर डालने चाहिए, उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। इन 2 चीजों पर हमें काम करना है और उसके बाद अपने रेज्यूमे को प्रिपेयर करना है और फिर मुझे देख लेना है कि फर्स्ट पार्ट में अब मुझे और क्या क्या करना है। तो आई होप कि काफी सारी चीजें हमें पता चली होंगी अपने थर्ड ईयर के अंदर कि किन किन पैरेलल चीजों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि
क्योंकि थर्ड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी प्रोफेशनल जर्नी के लिए। तो इसमें 3 चीजें करनी है। डिमोट करना है, प्रोमोट नहीं, डिमोट करना है अपने जो आपके कॉलेज के अंदर क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, उनके अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा कम कर दीजिए, वहां पर टाइम स्पेंड करना कम कर दीजिए। सेकेंड चीज, डिमोट करना है हैंगआउट्स को, ट्रिप्स को थोड़ा सा थर्ड ईयर के अंदर। एंड थर्ड चीज, प्रमोट करना है अपने करियर एंड अपने हार्डवर्क को, मतलब करियर के ऊपर जो आप हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं, मेहनत पुट इन कर रहे हैं, उसको प्रमोट करना है। एंड थर्ड ईयर में आप जितनी ज्यादा मेहनत कर लेंगे, फोर्थ ईयर में आपको उतना ही ज्यादा फ्री टाइम मिलेगा मस्ती करने के लिए, एंड आप ज्यादा ट्रिप्स पर जा पाएंगे, ज्यादा घूम पाएंगे, क्योंकि फोर्थ ईयर के अंदर वर्कलोड भी कम रहता है कॉलेज के अंदर, और आपके सब्जेक्ट्स भी यूजुअली कम होते हैं कॉलेजेस में, तो वो डेफिनेटली और ज्यादा इंजॉयबल टाइम हो जाएगा आपके लिए। तो आई होप आपको थर्ड ईयर का रोड मैप अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड टू कोडिंग या रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।